नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश। इससे पहले हमारा गुप्त वंश पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा एक बार पिछली वीडियो देखो। और ये हमारी लूसेंट की 18वीं 19वीं वीडियो है। अगर आपने इससे पहले नहीं देखी तो पिछली वीडियो देखो, जिसमें प्राचीन भारत हमारा चलाया जा रहा है। प्राचीन भारत अब कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि अब इनके बाद दक्षिण भारत के जो वंश हैं शुरू होने वाले हैं, जिसमें पढ़ेंगे अब पल्लव वंश, चोल वंश, चालुक्य और राष्ट्रकूट। उसके बाद जो बचेंगे बस राजपूत वंश ही बचेंगे, फिर हमारा मध्यकालीन भारत शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो चलो शुरू कर लेते हैं। इसमें जो चीज़ें दी गई हैं, वंश है हमारा, याद रखना, पुष्यभूति वंश या जिसे क्या बोल देते हैं, वर्धन वंश। इसी के बारे में गुप्तों के बाद अगर कोई वंश स्पष्ट रूप से आया था तो वो कौन सा वंश है? पुष्यभूति वंश था। क्लियर है? देख लेते हैं इस वंश के बारे में जो चीज़ें दी गई है। देखो, गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उसमें मैत्रक, मोखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गोड़ प्रमुख थे। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। अर्थात गुप्तों के बाद प्राचीन भारत में जो सही सी शक्ति आई थी उसका नाम क्या है? पुष्यभूति वंश है। उसी के बारे में हमें पढ़ना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो दिया गया है। पुष्यभूति वंश का संस्थापक इसी के नाम से की थी, अपने नाम से पुष्यभूति था। और इसकी राजधानी, तो ये याद रखना, इनकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर। अगर इनकी प्राचीन राजधानी आए तो थानेश्वर। और अगर बात कर लेते हर्षवर्धन ने इनकी राजधानी क्या बनाया था, तो कन्नौज को राजधानी बनाया था। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट। थानेश्वर कहाँ पर है? हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर स्थान है ये। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट। पुष्यभूति के बाद प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी उपाधि धारण की थी। इससे पहले भी बता चुका हूं मैं, जो भी राजा महाराजा धीराज और परम भट्टारक की उपाधि धारण करते हैं वो प्राचीन भारत में स्वतंत्र राजा हुआ करते हैं। अर्थात वो किसी को कर नहीं देंगे। और जो राजा महाराज की उपाधि देते हैं वो किसी न किसी के सामंत होते हैं। तो पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक था पुष्यभूति, ये सामंत था, जबकि इसका पहला स्वतंत्र और शक्तिशाली जो शासक आएगा तो प्रभाकर वर्धन होगा। तो याद रखना कि पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावी शासक या स्वतंत्र शासक पहला जो आएगा प्रभाकर वर्धन आएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब आगे जो दिया गया है, ये याद रखना जो दिया गया है कि प्रभाकर वर्धन परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि, जो सम्मानजनक उपाधियां थी, उन्हें धारण कर गद्दी पर बैठा था। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो दिया गया है इसमें। देखो, प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र, एक याद रखना राज्यवर्धन और दूसरा इनका छोटा भाई हर्षवर्धन जन्मे। उसके बाद तथा एक कन्या राज्यश्री उत्पन्न हुई। क्लियर है? तो याद रखना, प्रभाकर वर्धन जो हर्षवर्धन के पिताजी हैं, इनके एक बड़े भाई थे, भाई का नाम याद रखना राज्यवर्धन, और जो हर्षवर्धन की बहन थी उसका नाम राज्यश्री। क्लियर है? उसके बाद देखते नेक्स्ट आगे दिए, जो हर्षवर्धन की बहन थी राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी राजा गृहवर्मन के साथ हुआ था। तो हर्षवर्धन की जो बहन थी राज्यश्री, उसका विवाह किसके साथ हुआ? गृहवर्मन के साथ हुआ। उसके बाद नेक्स्ट, मालवा शासक देवगुप्त ने गृहवर्मन की हत्या कर दी और हर्षवर्धन की जो बहन है राज्यश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। क्लियर है यहां तक? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया, परंतु जो हर्षवर्धन के भाई थे बड़े, राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया, परंतु देवगुप्त के मित्र गोड़ नरेश, ये पश्चिम बंगाल में है वंश, गोड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन जो हर्षवर्धन के भाई हैं उनकी हत्या
कर दी। तो ये याद रखना, शशांक के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शशांक कौन से वंश का था, तो गोड़ वंश का था। और ये गोड़ वंश कहाँ स्थापित था, तो बताना ये कहाँ स्थापित था, पश्चिम बंगाल में स्थापित था। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो याद रखना है, ये एक ऐसा है ना जैसे परिवार का मैटर होता है, क्लियर है। इसी तरह से आप इसे याद रखना किसने किसको मारा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो दिया गया है, यहाँ पर दिया गया था एक बार, राज्यश्री उत्पन्न, राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था, गृहवर्मन। तो यहाँ पर आप याद रखना राज्यश्री का विवाह हुआ था, नाम याद रखना गृहवर्मन या गृहवर्मा के साथ, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट ये जो व्यक्ति है देवगुप्त, देवगुप्त ने गृहवर्मन की हत्या कर दी। अब देखो देवगुप्त के बाद जो दिया है राज्यवर्धन, राज्यवर्धन किसे मार देता है, देवगुप्त को, और राज्यवर्धन को शशांक, क्लियर है, और शशांक को हर्षवर्धन। ये ना एक क्रम है, आपने जिस तरह से ऐसे लिखा इसी तरह से याद रखना। अब देखते देखो राज्यश्री का विवाह गृहवर्मन से, गृहवर्मन को मार देगा गृहवर्मन या गृहवर्मा, इसे मार देगा आपका देवगुप्त, और देवगुप्त को मार देगा हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन, जिसे मार देगा गोड़ शासक शशांक, और शशांक को कौन पराजित कर देगा, हर्षवर्धन। तो ये यहाँ से ना बीच में से कहीं से भी एक क्वेश्चन निकाल लिया जाएगा कि देवगुप्त को किसने मारा या गृहवर्मन की हत्या किसके द्वारा की गई है, इस तरह से क्वेश्चन बने हुए हैं अपने, ठीक है। तो ये जो पूरी लाइन है आप इसी तरह से याद रख लेना, और यहाँ तक हर्षवर्धन तक, ये वही शशांक शासक है जो बोध वृक्ष को कटवा देगा, क्लियर है। देखो ये इधर रखा हुआ, शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, इसने बोध वृक्ष जो बोध गया में स्थित था उसे कटवा दिया था। तो शशांक से दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये याद रखना कि हर्षवर्धन ने किसे हराया था, तो शशांक शासक किस मत का था, शैव मत का, कहाँ का, पश्चिम बंगाल का गोड़ शासक था, क्लियर है। तो इनके परिवार का जो भी ये नाटक था आप इसे सही से देख लेना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है। अब देखो जो दिया गया है, अब बात कर लेते हैं हर्षवर्धन। देखो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा, और हर्षवर्धन को शिलाद्वितीय, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है, हर्षवर्धन की उपाधि शिलाद्वितीय के नाम से भी जाना जाता है या उपाधि ली। उसके बाद इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी, क्लियर। दोनों उपाधि याद रखना कि हर्षवर्धन को शिलाद्वितीय के नाम से जाना जाता है, ये शिलाद्वितीय इसकी उपाधि है, और दूसरी उपाधि का नाम परम भट्टारक, ये उपाधि वो लेते थे जो स्वतंत्र राजा होते थे, क्लियर है। तो ये इससे अलग की जो आपको चीज़ याद रखनी है, ये पूछा जाए कभी कि हर्ष संवत कब चलाया, तो कहना 606 ईस्वी में। कब चलाया गया था, तो जब शशांक क्या था सॉरी, जब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा था तो तब नया संवत चलाया था। हर्ष संवत कब चलाया था, 606। और ये होता है, इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं संवत से, जब कोई भी राजा गद्दी पर बैठता है तो अपने नाम से संवत चलाता है। इससे पहले हम गुप्तों में पढ़ चुके हैं, चंद्रगुप्त के समय। इतना क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बना लिया। तो हर्षवर्धन की राजधानी तो कहना कन्नौज, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, कन्नौज। और अगर पूछे जाए वर्धन वंश की राजधानी तो थानेश्वर थी, ये याद रखना। अगर पूछा जाए कि वर्धन वंश के समय मथुरा किस लिए प्रसिद्ध था, तो कहना वर्धन वंश के समय मथुरा व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, क्लियर। देखो मथुरा व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, जबकि कन्नौज इनकी राजधानी है और थानेश्वर इनकी पहली राजधानी है। इतनी चीज़ें याद रखना, यही चीज़ें हैं जो घूमती रहती है एग्जाम में, जो चलती रहती है, क्लियर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। देखो अब जो चीज़ें दी गई हैं, हर्ष शशांक यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी पर, क्लियर है, याद रखना, नर्मदा नदी पर 618 ईस्वी में, ये डेट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच नर्मदा नदी पर 618 ईस्वी में तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्षवर्धन हर्ष की
पराजय हो जाती है। इतना क्लियर है, ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब आपको जो याद रखना, हर्षवर्धन उत्तर भारत का शासक है और पुलकेशिन ये किस वंश का है, तो इसका नाम याद रखना, चालुक्य शासक है, जो हमारा दक्षिण भारत का वंश है। और ये ऐसा अवसर है जब दक्षिण भारत का राजा उत्तर भारत के राजा को हराएगा, अर्थात जो पुलकेशिन द्वितीय है वो हर्षवर्धन को हरा देता है। और इसकी जानकारी हमें एहोल अभिलेख से मिलती है, जो पुलकेशिन द्वितीय का है। और एहोल अभिलेख है कहाँ पर, तो ये याद रखना, कर्नाटक में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हर्ष के जीवन से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप सही से समझना कि हर्षवर्धन को किस दक्षिण भारत के शासक ने हराया था, कहना पुलकेशिन। पुलकेशिन किस वंश का था, तो कहना चालुक्य वंश का था। कब हराया था, तो 618, कहाँ, मध्य प्रदेश में। उत्तर और दक्षिण के वर्चस्व की लड़ाई थी जो मध्य भारत में लड़ी गई थी ये। और याद रखना इसमें जीतता कौन है, तो दक्षिण भारत का राजा जो पुलकेशिन द्वितीय है चालुक्य वंश का, जीत जाता है। और बाद में अपने यहाँ जाके एक अभिलेख बनाता है, एहोल अभिलेख, कर्नाटक में स्थित है। तो हर्षवर्धन की हार की जानकारी यहीं से मिलती है। क्लियर है इतना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है। अब हाँ, इसके बाद एक चीज़ और याद रखना, देखो ये पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक है। इसी में एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं, एक व्यक्ति आता है नरसिंह बर्मन। देखो नरसिंह बर्मन आता है और ये जो है आपका पल्लव वंश का शासक है, नरसिंह बर्मन। अब नरसिंह बर्मन क्या करेगा, नरसिंह बर्मन पुलकेशिन द्वितीय को हरा देगा। और इसे हराने के बाद जो पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी थी बातापी, उसकी उपाधि लेता है बातापी कोण। किसे कहा गया है, तो कहना नरसिंह बर्मन को क्यों कहा गया है बातापी कोण, क्योंकि चालुक्य शासक को हरा देता है जिसकी राजधानी बातापी थी। क्लियर है। और उससे अलग जो आपको पॉइंट याद रखना है, ये जो व्यक्ति दिया गया है हुएनसांग, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया, ये सबको पता है। आपको ये भी याद रखना है कि ये जो हुएनसांग है ये दक्षिण भारत किस राजा के शासनकाल में गया था, तो कहना नरसिंह बर्मन। और ये नरसिंह बर्मन के शासनकाल में नरसिंह बर्मन से मुलाकात करता है। तो ये याद रखना कि जो हुएनसांग है दक्षिण भारत किसके शासनकाल में गया है, तो नरसिंह बर्मन के शासनकाल में गया। चीज़ें क्लियर है, आप सही से समझना, ये आपकी चीज़ समझ में आ जाएगी। ये जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, याद रखना ताई सुंग, मैंने याद रख दिया, नाम लिख दिया ताई सुंग। और इस नाम को भी याद रखना, हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि हर्षवर्धन जब भारत आया था चीन से, तो उस समय चीन का राजा कौन था, तो इसका नाम याद रखना ताई सुंग, उस समय चीन का राजा था। और ये जो हुएनसांग है तो ये भारत के लिए नहीं आया था, ये जो आया था इन तू के लिए आया था। याद रखना इन तू के लिए आया था, इंतु की खोज के लिए आया था। इंतु क्या, उस समय चीन वाले भारत को क्या बोलते थे, इंतु बोलते थे। ये क्वेश्चन है, जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं कि जिस समय चीन आया था तो उस समय चीन का राजा कौन था, तो कहना ताइसुंग। ठीक है। और ताइसुंग या हुएनसांग उस समय भारत को क्या बोलते थे, तो कहना इंतु बोलते थे। ये चीज़ें हैं। और हुएनसांग किसके समय दक्षिण भारत गया था, नरसिंह बर्मन। बाकी दुनिया में तो तुमने ये पढ़ ही रखा है कि हुएनसांग था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ठीक है, कुंभ के मेले में भाग लिया था। ये सब बातें हैं अच्छी, लेकिन जो इससे अलग की चीज़ें हैं वो भी आपको याद रखना है। तो ये जो है हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय की लड़ाई, एहोल अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, चीनी यात्री, ये आ गई ना, हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। क्लियर है। किसके शासनकाल में आया, हर्षवर्धन के। अब पूछा जाए हुएनसांग भारत कितने साल रहा, तो कहना हुएनसांग भारत 16 वर्ष रहा था। और नालंदा विश्वविद्यालय में इसने शिक्षा प्राप्त की है और नालंदा विश्वविद्यालय में ये अध्यापक भी बना है। तो उसी का तो टीचर बना उसी यूनिवर्सिटी में, और उसी यूनिवर्सिटी में ये अध्यापक भी बना हुएनसांग। इसके बारे में याद रखना। ठीक है। ये किस लिए आया था, तो बौद्ध की चीज़ें या बौद्ध की जानकारी के लिए भारत आया था। क्लियर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, उसके बाद जो चीज़ें दी गई हैं। हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार, कोई नई बड़ी बात नहीं है, इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता, सभी को पता है। नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि। क्लियर है। जबकि शाक्य मुनि पता है किसका नाम है, ये
एक गौतम बुद्ध का नाम है, गौतम बुद्ध को बोला गया है तथागत और शाक्य मुनि, तो इसे क्या बोला, वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। और बताएं इसका नाम पोटली वाले बाबा भी है। ह्वेनसांग का दूसरा नाम या अन्य नाम जो है पोटली बाबा। अब देखो नेक्स्ट आगे जो लिया वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बोध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। पढ़ने भी आया है और टीचर भी बना है। क्लियर। कितने साल रहा, 16 साल रहा। किसके दरबार में आया था, तो कहना हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और दक्षिण भारत नरसिंह वर्मन के शासनकाल में गया था, अर्थात उस समय पल्लवों का शासन था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है इसका यात्रा वृत्तांत, जो इसकी पुस्तक है सभी को पता है। इसकी पुस्तक का नाम बहुत प्रसिद्ध है, ह्वेनसांग। यहीं पे लिख देता हूँ, देखो नाम याद रखना, सी यू की। ये इसका यात्रा वृत्तांत है। ये भारत में मध्य प्रदेश गया है, उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत, पूरे भारत में घूमा। पूरे भारत में नहीं, ये आपका म्यांमार भी गया है, बिहार भी गया है, सब जगह घूमा है ह्वेनसांग। इसके बारे में अलग अलग ग्रंथों से जानकारी मिलती रहती है। इतनी चीज़ें हैं, आप याद रखना। नालंदा विश्वविद्यालय में आया, पढ़ा और यहीं पर पढ़ाया था। उसके बाद देखते हैं आगे जो दिया गया। हर्ष 641 ईस्वी में अपना दूत चीन भेजता है। कब? 41 में अपना दूत भेजा। उसके बाद 43 और 45 में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए थे। तो चीन में दूत भेजे भी हैं हर्षवर्धन ने और 2 आए भी हैं। इतनी चीज़ें याद रखना। अब देखो नेक्स्ट, हर्ष ने कश्मीर के शासक से बोध के दांत के अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। किससे? कश्मीर के राजा से, हर्षवर्धन ने। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे दी, हर्ष के पूर्वज, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से चीज़ें याद रखना, ठीक है। अब यहाँ से चीज़ें बदल जाएंगी। देखो, हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अन्य उपासक थे। मतलब इसके जो पूर्वज थे शिव और सूर्य के उपासक थे। प्रारंभ में हर्षवर्धन भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। परंतु चीनी यात्री ह्वेनसांग, बांगचुआंग इसका नाम है, ह्वेनसांग से मिलने के बाद बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़ जाता है। इधर बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय, मतलब अपने दरबार में आश्रय दे दिया, प्रदान किया, तथा वह पूर्ण रूप से ह्वेनसांग से मिलने के बाद क्या बन जाता है? बौद्ध बन जाता है। कोई बात नहीं, ये हम पहला अवसर नहीं है हमारा जो हम ये पढ़ रहे हैं, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा होगा। एक व्यक्ति था मिनांडर बौद्ध बन जाता है और ये पहला विदेशी राजा है। और इसने किससे शिक्षा ली थी? इसका नाम याद रखना, नागसेन। एक ये राजा था मिनांडर, बौद्ध बना था, किससे शिक्षा लेने के बाद? नागसेन। उसके बाद नेक्स्ट एक आता है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य वंश का पहला शक्तिशाली राजा चंद्रगुप्त मौर्य किससे शिक्षा लेता है? तो नाम याद रखना, भद्र बाहु से। ये जैन धर्म की शिक्षा लेता है और ये जैन बन जाता है। इतनी चीज क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आपने इसका नाम सुना होगा, दुनिया जानती है, अशोक। किससे बौद्ध की शिक्षा लेता है? उपगुप्त से, और ये बौद्ध बन जाता है। तो ये हर्ष की बात नहीं हो रही यहाँ पहले, इससे पहले भी व्यक्ति बौद्ध और जैन बने हैं जो जानकारी लेते हैं। देखो, नागसेन से बातें कर कर मिनांडर बना, भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य, उपगुप्त से अशोक बना, और उसके बाद अगर बात कर लेते ह्वेनसांग से कौन बना? तो हर्षवर्धन बना है। जबकि हर्षवर्धन पहले किसका उपासक था? तो याद रखना, शिव का उपासक था। और बताता हूँ, अगर पूछा जाए अशोक किसका उपासक था, तो ये भी शिव का उपासक था। क्लियर है? चीज़ों को समझना, यहीं से खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, आप सही से बस सुनते चले जाओ। आगे देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या है। इसमें मिलने के बाद बौद्ध की महायान शाखा से जुड़ जाता है। सही है, पढ़ लिया हमने। और शिक्षा प्रदान, हाँ आगे देख लेते हैं, यहाँ तक पढ़ा था हमने। शाखा राज से प्रदान किया और बौद्ध बन गया। आगे देखो, हर्ष के समय में नालंदा महाविहार, नालंदा विश्वविद्यालय महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था। प्राचीन समय में हर्षवर्धन के समय नालंदा बौद्ध धर्म की महायान शाखा का केंद्र था। वर्तमान में तो ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक, जो भी पढ़ना है सब आप नालंदा में पढ़ सकते हो। उससे अलग जो आपको याद रखना है, ये वर्तमान में भारत की पहली यूनिवर्सिटी है नालंदा। जब पाकिस्तान जुड़ा हुआ था उस समय
संयुक्त रूप था। तब कौन सी आती थी? तो उस समय तक्षशिला आती थी, लेकिन पाकिस्तान जाने के बाद भारत की पहली यूनिवर्सिटी बना नालंदा। क्लियर है? जिसे किसके द्वारा बनाया गया था? गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा बनाया गया था। उसके बाद मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, हर्षवर्धन के समय कन्नौज में बौद्ध धर्म की 5वीं शाखा होती है। हर्षवर्धन के समय आपने 4 तक पढ़ा है, आप याद रखना कि बौद्ध धर्म की 5वीं जो धर्म सभा किसके समय हुई थी? तो कहना हर्षवर्धन के समय हुई थी। इसकी अध्यक्षता हुएनसांग करता है। हुई कहाँ थी? कन्नौज। और इसमें डिसीजन क्या लिया गया था? इसमें यह डिसीजन लिया गया था कि चौथी बौद्ध समिति में, जो बौद्ध धर्म 2 हिस्सों में बटा, हीनयान और महायान, उसमें 5वीं बौद्ध समिति में श्रेष्ठ घोषित किया गया है किसे? महायान को। 5वीं बौद्ध समिति इस वजह से की गई थी कि 5वीं बौद्ध समिति में बौद्ध धर्म की महायान शाखा को श्रेष्ठ घोषित किया। और किसके समय हुई थी? हर्षवर्धन। जबकि चौथी बौद्ध समिति कुषाण शासक कनिष्क के समय हुई थी, जिसमें बौद्ध धर्म अलग अलग बढ़ जाता है। क्लियर है? इतनी चीजें समझना। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है। हर्षवर्धन के समय कुंभ का मेला प्रारंभ हो जाएगा। अब देखते हैं हर्षवर्धन के समय प्रयाग में, ये प्रयाग दे रखा है, आप कन्नौज भी याद रखना। प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसमें महामोक्ष परिषद कहा जाता था। 5वें वर्ष एक सम्मेलन होता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हुएनसांग ने 6ठे महामोक्ष परिषद में भाग लिया था, 6ठी बार में भाग लिया था। तो अगर ये पूछा जाए भारत में कुंभ की परंपरा किस राजा ने शुरू की है, तो कहना हर्षवर्धन। हर 5 वर्ष प्रयाग जाता था और अपनी संपत्ति दान कर देता था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया है। बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, बाणभट्ट। हर्ष के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित्र कोमा कादम्बरी की रचना की है। और जो बाणभट्ट के गुरु थे उनका नाम याद रखना, भरचू बाणभट्ट के गुरु का नाम है। तो बाणभट्ट हर्ष के दरबार में कवि थे, जबकि बाणभट्ट के गुरु का नाम भरचू है। और इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई है हर्षचरित्र और कादम्बरी, ये संस्कृत में लिखी गई है। क्लियर है? उससे भी इंपॉर्टेंट चीज अब जो दिया गया है, देखो जो दिया गया है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना स्वयं हर्ष ने की है। ये आता है एग्जाम में, याद रखना। उससे अलग क्यों? देखो, कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिखे हैं। देखो, जब कभी ये पूछा जाता है, 3 पुस्तकें आती हैं, मैं बता देता हूँ, प्रियदर्शनी, रत्नावली और नागनद। संस्कृत भाषा में किसके द्वारा लिखी गई? हर्षवर्धन के लिए। लेकिन जब अलग से वो क्वेश्चन का ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे कि बलपूर्वक या पुरस्कार देकर किससे लिखवाई थी, तब इनका नाम आता है। क्लियर है? बाकी ये तीनों पुस्तकें हर्षवर्धन द्वारा ही लिखी गई है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। कहा जाता है ऐसा, बस, इससे अलग कुछ नहीं। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक था। वो तो पुलकेशिन द्वितीय से आ रहा था। जब हर्षवर्धन सोचता है कि मुझे दक्षिण भारत जीतना है, जाता है, नर्मदा नदी पर लड़ाई हो जाती है, परिणाम क्या होता है? पुलकेशिन द्वितीय से हार जाता है। एहुल अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है। ये चीज़ मैंने आपसे बता रखी है, आप याद रखना। देखो क्या दिया गया है। हर्ष के अधीन शासक महाराज अथवा महासामंत कहलाते थे। ये उपाधि होती थी। जब कोई राजा ऊपर किसी राजा को टैक्स दे रहा है तो वो उपाधि लेगा महाराज की, और जब वो स्वतंत्र हो जाएगा तब उपाधि लेगा परम भट्टारक या महाराजा धीराज की। जबकि जो सामंत होते हैं वो महाराज और महासामंत की उपाधि लेते हैं। क्लियर है? आगे देखिए। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। इसके मंत्रिपरिषद को ये कहा जाता था। उसके बाद देखो नेक्स्ट। भुक्ति जो क्षेत्र था, भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिलों की संख्या थी 20, जिसका प्रधान विस्पति होता था। ये इनके प्रशासन के बारे में। 20 के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। तो आधुनिक तहसील थे, ये याद रखना इनके प्रशासन के बारे में। ऐसा प्रशासन सभी के समय आता है। मौर्यों में भी पढ़ा है हमने, गुप्तों में भी पढ़ा है, और गुप्तों का प्रशासन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। दुनिया में ही सबसे छोटी इकाई है। आप बस वैदिक सभ्यता हटा देना। वैदिक सभ्यता में सबसे छोटी इकाई परिवार थी। आगे देखो नेक्स्ट। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामक्ष पटलिक, क्या लिखा है? ग्रामक्ष पटलिक कहा जाता था। इतना क्लियर है? याद रखना। आगे देखो। पुलिस कर्मचारियों को
वर्धन वंश में पुलिस कर्मचारियों को चाट या भाट कहा जाता है, जबकि दंडपाशिक तथा दंडिक पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी होते थे। क्लियर है। अगर आगे कर्मियों को चाट भाट, जबकि दंडपाशिक और दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, अब प्रशासन आ गया इनका। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, जबकि पैदल सेना के अधिकारियों को जो पैदल चलते थे उन्हें बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे। हर्षचरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में किसका, तुलायंत्र या जल पंप का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? हर्षचरित्र में, बाणभट्ट की पुस्तक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। हर्ष के समय मथुरा, इसकी बात कर चुके हैं हम, सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र था और ये व्यापार का केंद्र था। उसके बाद देखो नेक्स्ट नोट में क्या दिया गया है। हर्षचरित्र में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया है। उससे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, प्राचीन भारत पढ़ते समय अगर आपके दक्षिण भारत के वंश कंप्लीट नहीं हैं तो आपका प्राचीन भारत सही नहीं है, और अगर दक्षिण भारत के वंश आपके अच्छे हैं तो आप सोचो आपका प्राचीन भारत अच्छा है। मध्यकालीन भारत में यही भूमिका आपके मुगल निभाते हैं, जो दक्षिण भारत में, जो प्राचीन भारत में दक्षिण भारत के राजवंश आएंगे। अब हम पढ़ेंगे पल्लव, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट। अगर इन पे पूरी पकड़ है तो प्राचीन भारत पे पकड़ है, अगर इन पे पकड़ नहीं है तो प्राचीन भारत जैसा अब तक चल रहा है इसी तरह से चलेगा। आप पर टेंशन मत लो, आप जब जुड़ गए हो तो अब हम पढ़ेंगे पल्लव वंश और पूरे दक्षिण भारत को इतनी आसानी के साथ ही बताएंगे जो दिया गया है। क्लियर है? वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।